नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे बहुत सारे व्यापारी भाई बहुत ज्यादा परेशान हैं बैंकों से और एनबीएफसी कंपनियों से। अभी संज्ञान में बातें आई हैं कुछ कि काफी सारे लोन इन्होंने डीआरटी में भेज दिए हैं। तो दोस्ती, डीआरटी क्या होता है मैं आज आपको ये बताऊंगा। डीआरटी भी एक कोर्ट का नाम है, वहां भी जज साहब बैठते हैं, परंतु उस कोर्ट में हमारे जो 3 सिविल के मुकदमे या 302, 307 क्रिमिनल एक्ट ऐसे मुकदमे नहीं सुने जाते हैं। उस कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ मात्र लोन के ही निपटारे वाले मुकदमे या लोन संबंधी मुकदमे सुने जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपका लोन जो डीआरटी में जाएगा उसका सैंक्शन अगर वो 20 लाख रुपए से कम है, चाहे वो 1,000 रुपए ही क्यों ना कम हो 20 लाख से, 1 रुपया ही क्यों ना कम हो 20 लाख से, तो वो लोन आपका डीआरटी में किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता है। डीआरटी में सिर्फ वही लोन जाते हैं जो 20 लाख हैं या 20 लाख से जितने भी ऊपर है। इसका भी एक रीजन था डीआरटी कोड को खोलने का। जब डीआरटी का जन्म हुआ उससे पहले समस्त मुकदमे अपने नॉर्मल केसों में नॉर्मल कोर्ट में चला करते थे, परंतु वहां पर इतना ज्यादा वजन पड़ने लगा कि जज साहब की संख्या कम थी, कोर्ट में केस बहुत ज्यादा थे। तो फिर वहां पे लगा कि भाई अगर सारे काम इसी कोर्ट में होंगे, खासकर लोन वाले केस बहुत ज्यादा जाने लगे, तो बैंकों ने फिर सरकार से बात करी, मीटिंग करी, ये सब कुछ हुआ और एक नए कोर्ट का गठन हुआ जिसको हम बोलते हैं डीआरटी। डीआरटी जो कोर्ट है हर राज्य में एक होता है और एक है डीआरएटी, वो कोर्ट आपका दिल्ली में होता है। तो जब आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो ये लोग उसको डीआरटी में डाल देते हैं, क्योंकि डीआरटी में डालने से क्या होता है, वहां पर थोड़ा फास्ट कोर्ट चलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डीआरटी में उन्होंने केस डाल दिया तो आपके अधिकार खत्म हो गए, आप डीआरटी में भी जाकर इनके खिलाफ अपील कर सकते हैं, क्योंकि डीआरटी भी कोर्ट का नाम है, आपकी भी बात वहां सुनी जाएगी। जैसे लोग कहते हैं कि भाई 25% पैसा जमा करना वहां कंपलसरी है, तो ये बात सही है कि कुछ पैसा वहां जमा करना पड़ता है, मगर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 25% ही जमा करना पड़ेगा। वो जज साहब के विवेक और उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना पैसा आपसे जमा करने को बोलेंगे। वो 25% ही बोल सकते हैं, 10% ही बोल सकते हैं, 15 ही बोल सकते हैं, मैक्सिमम 25 से ऊपर वो ज्यादातर नहीं बोलते हैं। तो जो लोन का अमाउंट आपका होता है, माना ये 10 लाख का लोन है आपका, तो 2.5 लाख रुपए तक आपको जमा करने पड़ेंगे। इस तरीके की कई सारी चीजें वहां पर अलग अलग कंडीशन में वो लोग लगा देते हैं। और डीआरटी से आपको स्टे भी मिल सकता है, अगर जैसा आपको लगा कि आपकी उतनी गलती नहीं है या आपके साथ कोई गलत हो रहा है, तो वो स्टे भी दे देते हैं। उस स्टे का जो समय है 6 महीने तक कम से कम होता है, 6 महीने में आप अपना पक्ष रख सकते हैं। परंतु दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं आपको, जो डीआरटी है, ये जो कोड है, ये कोड सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए ही बना है। ज्यादातर वहां बैंकों की सुनवाई होती है, बैंकों के पक्ष में ही फैसले जाते हैं। उसका रीजन होता है क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर की गलती तो होती है, या उसने भी पैसा तो लिया ही होता है, उसको तो आप ये नहीं कह सकते ना कि हमने पैसा नहीं लिया इस बैंक से। सारे साइन है आपके, जो भी स्टेटमेंट है, पैसा आपके खाते में आया है या आपने कोई व्हीकल लिया है, जो भी आपने लिया है उसके लिए ये सब चीजें उनका रिकॉर्ड होता है बैंक के पास। वो प्रूफ कर देते हैं कि आपने हमसे लोन लिया है, और वो सच्चाई भी होती है। तो परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डीआरटी ने आपके अधिकार खत्म कर दिए। अगर ये लोग डीआरटी चले गए हैं तो आप भी जा सकते हैं इनके खिलाफ और वहां जाके जज साहब से अपनी बातें रख सकते हैं। आपकी बातें सुनी जाएंगी और उनमें विचार होगा, और कुछ पैसा शायद जमा करा के आपसे आपको कुछ समय का डीआरटी समय भी दे सकती है, और आपको कुछ टाइम भी मिल सकता है, इसमें कुछ सहूलियतें भी मिल सकती हैं। मतलब जज साहब के अंदर जो डीआरटी में बैठे हैं उनके अंदर बहुत बहुत पावर है डीआरटी में। वो चाहें तो आपको कई तरीके की राहत डीआरटी से मिल सकती है। परंतु दोस्तों, होता यह है कि एक आम कस्टमर को ये लोग परेशान करने के लिए डीआरटी चले जाते हैं ताकि वहां पे जल्दी सुनवाई होती है। मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक कभी भी आप लोन लें, अगर लोन आपको 20 लाख रुपए अप्रूव हो रहा है तो उस लोन को आप 19.5 करवा लें, 19 करवा लें, कुछ कम करवा लें, ताकि भगवान ना करे आपकी स्थिति आने वाले समय में अगर बिगड़ जाए, जानबूझ के डिफॉल्ट करना नहीं है आपको।
स्थिति बिगड़ जाए, रियल में बिगड़ जाए, तो आप हो सकता है फिर पैसा ना पेड कर पाए। तो आप उस लोन को 20 लाख का ना लेकर थोड़ा कम ले लें, ताकि वो डीआरटी में जाने के लायक ही केस नहीं बचेगा। हाँ, 20% से पैसे की देनदारी आपकी कम है और ये आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत प्रेशर बना रहे हैं, तो भी आप डीआरटी में जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक ही डीआरटी में जा सकती हैं, कस्टमर भी डीआरटी में जा सकता है। कस्टमर की भी वहां सुनवाई होगी। और आजकल तो मैं देख रहा हूं हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनके साथ इतनी क्रूरता है, बैंक बदल रहा कर रहा है, एनबीएफसी कंपनी कर रही है कि डीआरटी में लगातार केस की संख्या बढ़ती चली जा रही है और लगातार लोगों के पास नोटिस पर नोटिस आए पड़े हैं। परंतु दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपको 100% वहां से अगर आप में थोड़ा सा भी अपने केस को आपने फॉलो करा तो आपको 6 महीने का तो कम से कम स्टे आपको वहां मिल ही जाएगा। क्योंकि जब साहब भी जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति परेशान है, दिक्कत में है, तो उनके हाथ में पावर है कि 6 महीने का आपको स्टे दे सकते हैं। और बाद में अगर आपकी समस्या हल नहीं होती है तो ये भी हो सकता है कि आपका स्टे और बढ़ा दिया जाए। परंतु दोस्तों, डीआरटी एक कोर्ट का नाम है और इस कोर्ट का गठन इसलिए करा गया था क्योंकि सिविल कोर्ट में समय से मुकदमे निपट नहीं पाते थे, इनको अपना पैसा रिकवर करने में बहुत बहुत साल लग जाते थे। तो इसलिए सरकार ने हर राज्य के अंदर एक डीआरटी कोर्ट बनाया और उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ लोन संबंधित बातें ही सुनी जाती हैं, उसका डिपार्टमेंट अलग ही कर दिया। परंतु उसमें कंडीशन लगा दी कि डीआरटी में वही केस डाले जाएंगे जो 20 लाख या 20 लाख से ऊपर के होंगे, उससे नीचे के केस डीआरटी में नहीं डाले जा सकते हैं, कंसिडर नहीं करे जा सकते हैं। उन केसों को तो फिर आम तरीके से सिविल में लड़ते हैं, यहाँ पे चेक बाउंस करा देते हैं, ये सब कर देते हैं ये लोग। और बाकी जो है डीआरटी को ये भी पावर है वापस प्रॉपर्टी बेचने के लिए, इनको बहुत जल्दी ऑर्डर भी दे सकता है। और अगर डीआरटी में भी आपकी बातें ना सुनी जाएं या आपको लगता है कि मेरे से अन्याय हो रहा है, तो आप इनके खिलाफ डीआरएटी में भी जा सकते हैं, जो कि दिल्ली में है। वहां जाकर भी आप अपील कर सकते हैं अपने बचाव में। कुल मिला के ये सब चीजें आपके बचाव के लिए हैं। कुछ समय आपका इसमें आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है, आपके पास पैसा नहीं होता है भर पाने का, तो या तो इसको ये सरफेसी एक्ट में भेज देते हैं, या फिर जब आप किसी प्रकार से वहां कोर्ट में केस चल जाता है तो फिर ये रिकवरी के लिए आपके पास नोटिस भेजते हैं और उसमें आपको साल, 1.5 साल, 2 साल खिंच जाएंगे। उस बीच आपके पैसे का कहीं से अरेंजमेंट हो जाए तो आप इनका अरेंजमेंट पैसा करके दे दें। और आप एक चीज और भी कर सकते हैं, जज साहब से वहां पर, सर मेरे पास इतना पैसा है भी, इतना नहीं है, तो जज साहब को आपकी इंटेंशन समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई ये व्यक्ति पैसा देना चाह रहा है परंतु इसके पास पैसा नहीं है, तो फिर आपको और जल्दी समय मिलेगा। और जो डीआरटी के वकील होते हैं, वकील बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि ये वकील बहुत महंगे होते हैं और बहुत पैसे मांगते हैं, और इनसे पहले तय कर लें। तो डीआरटी के वकील को बहुत सोच समझ अच्छा वकील करें और इनसे पैसा जरूर तय कर लें, क्योंकि पैसे बहुत मांगते हैं। इतने पैसे ये सिविल कोर्ट के वकीलों की तरह नहीं है कम पैसों में काम कर दें। ये आपका लोन 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, इस प्रकार का है, तो काफी पैसा मांगते हैं। और डीआरटी में केस चले भी जाएगा, उसके बाद भी ये सेटलमेंट के लिए बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपके पास आते रहेंगे और सेटलमेंट भी वहां पर आपका हो सकता है, अगर बैंक और आपकी इच्छा होगी। और तो जैसा आप कह सकते हैं कि एक बार आप बैठ के बात कर लो किस तरीके से आपका मैटर सूट आउट हो सकता है। केस चलते चलते भी आपके पास 10 बार ये सेटलमेंट करने के लिए आ जाएंगे। और ये आपके पीछे जो पागल कुत्ते लगा देते हैं वो बिल्कुल अलीगल है, वो किसी कोर्ट में किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि इस प्रकार के लोग जो आपकी मानसिक प्रताड़ना या आपका सामाजिक परेशानी या समाज में जो आपकी इज्जत है उसको खराब करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। चाहे आपका लोन 50 करोड़ का भी डिफॉल्ट क्यों ना हो गया हो, इसका कोई मैटर नहीं है कि कितने करोड़ का डिफॉल्ट हो गया है, जितने करोड़ का भी डिफॉल्ट हो गया हो, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करता है तो समझो वो गैर कानूनी काम कर रहा है, और थोड़ा बहुत गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा गैर कानूनी काम कर रहा है दोस्तों। और अगर किसी भी पागल कुत्ते के हड़काने में, धमकाने में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर उसके कहने पर उसकी बातों में आके कोई भी आदमी गलत कदम उठा लेता है या आत्महत्या कर लेता है, तो उससे बड़ा बेवकूफ मैं किसी को नहीं मानता हूं। बुरा मत मानना मेरी बात का। अगर आप इन पागल कुत्तों की धमकी में आकर आत्महत्या कर रहे हैं तो ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, ये आपका कुछ नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ये समझ लो, एक बार वो बैंक, एनबीएफसी कंपनी या डीआईटी में केस चले गया है, वहां तो आप पे कोई पेनल्टी या आपको कुछ हो भी सकता है, थोड़ा बहुत नुकसान आपका, लेकिन ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं जो आपको फोन करके सताते हैं, परेशान करते हैं, ये आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मुंह से ही बोल पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। और इन लोगों से ही मेरा कहना है कि लोगों से ढंग से बात करें और लिमिट में बात करें। बदतमीजी बोलेंगे तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप लोगों से खुलकर बोल रहा हूं, आप भी बदतमीजी भाषा में इनसे बात करें, क्योंकि जब इनको बदतमीजी भाषा बोलने में शर्म नहीं आ रही है तो आपको भी शर्माने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। बिल्कुल बदतमीजी बोले इनसे, जैसी भाषा ये दे रहे, गाली दे रहे तो आप भी गाली दो पलट के, ठीक है। और आपके ऑफिस पे या कहीं भी आपके आ रहे हैं और वहां बदतमीजी दिखा रहे हैं, और प्यार से बात करो, प्यार से बात करो, इज्जत दे तो इज्जत दो, ना इज्जत दे तो बेइज्जती करो उनकी, बिल्कुल बेइज्जती करो, कोई उसमें वो नहीं है एकदम, क्योंकि इतने बड़े बदमाश नहीं है ना, इतने बड़े डॉन है। इतने बड़े डॉन होते तो किसी इंडस्ट्री को धमका के उससे करोड़ों रुपए ले लेते। ये तो एक बैंक और एनबी कंपनी के मामूली से नौकर हैं, और नौकर भी नहीं है उनके परमानेंट, ये एक दलाल है एक तरीके के, आप इनकी भाषा मानो दलाल, दल्ले हैं एक तरीके के, ये कि वहां से रिकवरी कराई पैसे की, और रिकवरी कराने के बाद उस पैसे को कैसे भी करके इन्होंने बैंक या एनबीएफसी कंपनी को निकलवा कर दे दिया, और इनको दलाली मिल गई। बस इसको मैं ये बोलूंगा शुद्ध भाषा में, दलाली खाते हैं। तो 10 लाख का लोन है, सेटलमेंट कराएंगे तो दलाली खा लेंगे, 5 लाख बैंक को दिला देंगे, 1-1.5 लाख रुपए उनसे ले लेंगे अपनी कमीशन। तो जितना लंबा लोन पुराना होता चले जाएगा, जितना लंबा ग्राहक लोन को पीछे छोड़ता चले जाएगा, तो बैंक को लगन लगता है कि हमारे पैसे तो गए, तो 10 लाख रुपए में 2-3 लाख जो मिल जाए। तो दोस्तों पैसे हैं अगर आपके पास तो बिल्कुल भी देरी ना करें, किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी का पैसा तुरंत समय से पहले दें, और बिल्कुल कोई ईएमआई ना टूटने दे अपनी, क्योंकि अगर हम लोग या कोई भी आदमी पैसा होने के बाद जानबूझकर ऐसी हरकत करता है कि बैंक का या एनबीएफसी कंपनी का पैसा जानबूझकर नहीं देते हैं, पैसा है, तो वो बहुत गलत बात है। क्योंकि देखो उन्होंने भी कभी ना कभी हमें पैसा देके हमारी मदद करी, हमारा काम चलाया है, तो पैसा है तो दो। हाँ नहीं है आपके पास, आपकी वास्तव में स्थिति खराब है, आप देने की कंडीशन में नहीं है, तो फिर आपको आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जो होगा वो होगा, जो होगा देखा जाएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सुनाया ना वो गाना, और वो गाना गाओ और मस्त रहो, और इन पागल कुत्तों के पिछवाड़े पर लात मारो और भाग यहाँ से, पीछे मत पड़ मेरे फालतू में, समझ गया? हड़का दो ऐसे करके। ओके दोस्तों, गुड बाय। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि ये वीडियो एक आम आदमी के काम में आ सके, ठीक है दोस्तों। एक मेरा चैनल है ट्रांसपोर्ट एंड लोरी प्रॉब्लम्स, उस पर भी मैं वीडियो डालता हूं, ट्रांसपोर्ट संबंधी लोगों के लिए वो चैनल बहुत अच्छा है, उसको वो लोग चाहें तो देखें और लाइक करें, और ट्रांसपोर्ट से में जो समस्याएं हमारे साथ में आ रही हैं वो समस्या मैं उस चैनल पर डालता हूं। और ये चैनल मेरा इस तरीके की समस्याओं के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई इतना पैसा नहीं है कि मैं लोगों की पैसे से हेल्प कर पाऊं, तो मैं चाहता हूं कि मैं चलो कुछ मेरे को जानकारी है, कुछ मुझे मालूम है, कुछ गुण है मेरे को अगर पता, तो मैं उन चीजों को लोगों में शेयर करूं, और ताकि एक आम बोलचाल की भाषा में, नॉर्मल भाषा में समझाऊं, या टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करा जाए। क्योंकि दोस्तों आप विश्वास करना, मैं कोई राइटिंग नहीं करता हूं, कुछ लिखता नहीं हूं, कोई मेरे पास इस तरीके के सुख मैंने साधन नहीं बना रखे हैं कि मैंने अपना स्टूडियो खोला हुआ बहुत बढ़िया करके। एक नॉर्मली मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूं, सेल्फी मोड पे लगा के अपने रूम के अंदर बैठ के, बस समय मेरे पास होता नहीं है, बस शाम को थोड़ा फ्री होता हूँ रात के टाइम, तो मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मुझे कोई ऐसा लालच है कि मैं यूट्यूबर से मुझे बहुत पैसा कमाना है। मैं चाहूं तो बहुत अच्छा अपना स्टूडियो बना भी सकता हूं, परंतु भी फिलहाल मैं कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, लोग जागरूक हो जाएं और थोड़े समझदार हो जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो लोन को डिफॉल्ट होने में क्राइम समझते हैं। दोस्तों 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, फिर ये वीडियो लंबी होती चले जाती है, और मेरी बातें बिना ही कोई तैयारी करी हुई बातें हैं, ये बिल्कुल तैयारी नहीं है, क्योंकि सच्चाई के लिए तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे यूट्यूबर लोग तैयारी करते हैं और लिखित कर देते, सामने बोर्ड लगा देते हैं, उस पर देख देख हेडिंग पढ़ के करते हैं, वो कुछ नहीं। तो मेरे तो सब दिमाग के अंदर फीड है, ये मुझे पता है कि रियलिटी में मार्केट में क्या चल रहा है, मैं प्रैक्टिकल से गुजर रहा हूं हर चीज के, और मेरे मिलने वाले गुजर रहे हैं, तो इसलिए मुझे पता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारा मेरे पास पैसा है उसके किसी और के पास नहीं है, वो परेशान है हमारा मित्र यार दोस्त, तो हमको उसकी मदद में भी ऐसी वीडियो को बनाना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।